हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। इस वीडियो में 22 और 23 जुलाई 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सुबह के करंट अफेयर देते टाइम मैंने आपको बताया था कि अगले 2 से 3 दिन में जितने भी बीच के करंट अफेयर छूट गए हैं वो सभी मैं आपके कवर करा दूंगा। तो फिलहाल 2 दिन के करंट अफेयर जो बीच के हैं 22 और 23 के, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में पहले ट्राइबल प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 महीने पहले किया गया था राष्ट्रपति पद के लिए। 18 जुलाई को इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद अभी हाल ही में 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करी है। द्रौपदी मुर्मू पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट तो हैं ही, साथ में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52 में प्रावधान है हमारे संविधान में। इन्होंने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है रेनिल विक्रमसिंघे को। रेनिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री का पद भी सर्व कर चुके हैं, वो भी 1-2 बार नहीं, 6 बार प्रधानमंत्री पोस्ट सर्व कर चुके हैं श्रीलंका के अंदर। गोताबाया राजपक्षा ने यहाँ पर रिजाइन किया और उसके बाद रेनिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। रेनिल विक्रमसिंघे को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, लेकिन तब तक पानी सर से ऊपर जा चुका था। इकोनॉमिकल क्राइसिस इतनी ज्यादा है इस टाइम पर श्रीलंका में कि लोगों ने किसी भी तरीके से नकार दिया रेनिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के लिए भी, और गोताबाया राजपक्षा को तो उस पूरी फैमिली को ही नकार दिया। वो तो एक अलग बात हो गई। तो फिलहाल ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि रेनिल विक्रमसिंघे जो है ये गोताबाया राजपक्षा का कार्यकाल सर्व कर रहे हैं और ये कार्यकाल 2024 में जाके खत्म होगा। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को सीनियर आईएएस अधिकारी आराधना जौहरी के द्वारा लिखा गया है। किसने? आराधना जौहरी। ये एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने ये किताब में उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में लिखा हुआ है और बेसिकली ये किताब ये बताती है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से क्यों जाना जाता है। साथ में उत्तराखंड में मंदिरों की माइथोलॉजिकल आर्किटेक्चर के बारे में भी ये बताती है और साथ में कल्चर के बारे में भी बताती है। इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है रेपोस पे, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये रेपोस पे नाम का ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करेगा? ये काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। देखिए, लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़े और आप देख रहे हो टाटा जैसी कंपनीज, किया जैसी जो कंपनीज हैं, ये लगातार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अपने लॉन्च कर रही हैं ताकि भारत में ईवी का मार्केट लगातार बढ़ता चला जाए। इतना ही नहीं, बैंकों के द्वारा कम आरओआई पर इंटरेस्ट पर लोन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये काफी इसलिए नहीं है कि चार्जिंग स्टेशंस की काफी कमी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक ऐसा व्हीकल सेटअप किया गया है कि ये व्हीकल आप अपने एप्लीकेशन से बुला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में एक जगह पर रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में मेहरौली पर रहते हैं और मेहरौली में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है। एक चार्जिंग स्टेशन है मान लीजिए निर्माण विहार में। तो आप मेहरौली से निर्माण विहार चार्जिंग कराने तो नहीं आओगे, ये एक सुटेबल चीज तो है नहीं। मतलब आने जाने में ही आपको इतना ज्यादा पावर आपका लग जाएगा कि आप यहाँ पर रिचार्ज कराओगे, वापस जाते जाते ही आपका काफी पावर लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, रेपोस पे एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे आप ओला उबेर यूज करते हो ना, वैसे ही आप इस व्हीकल को अपने घर पर बुला सकते हो। ये व्हीकल आपके घर आएगा, आपके पर्टिकुलर व्हीकल को चार्जिंग करेगा और चार्जिंग करके वापस चला जाएगा, आप इसे पे कर दीजिए। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है फाइजिटल। इसको ऐसे लिखेंगे, फाइजिटल। ये जो फाइजिटल नाम का प्लेटफॉर्म है ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है और इसकी मदद से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि फ्यूल के पैसे नहीं है,
आप अपनी बैटरी रिफिल कराना चाहते हैं और उसके पैसे आपके पास नहीं है, तो आप क्रेडिट पर फ्यूल ले सकते हो। मतलब आप अपना जो व्हीकल है वो चार्ज कर लीजिए और पैसे आप बाद में दे दीजिएगा, ऐसा भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि ब्लैक बक सर्वे लॉन्च किया गया है गोदावरी आइलैंड्स पर। तो ये राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी की सरकार। अब ऐसा इसलिए किया गया है कि गोदावरी के जो आइलैंड्स हैं वहां पर अभी बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से ज्यादातर एरियाज में पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ अगर ब्लैक बक की बात कही जाए तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में है इस टाइम पे, मतलब ये प्रजाति विलुप्त हो रही है। पिछले कुछ टाइम में लोगों ने इनका काफी वध किया है, लोगों ने इनको मार कर इनकी सींग ले जाते हैं लोग। और इसके अलावा ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में तो है ही है। तो ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी आइलैंड्स के ऊपर ब्लैक बक का सर्वे कराया है, और जो भी फंसे हुए ब्लैक बक हों उन्हें निकालने के लिए मुहिम जारी है लगातार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे, अभी हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का जारी किया गया है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है। तो इस बार भारत ने 87 रैंक यहाँ पर सिक्योर करी है। केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ मॉरिटानिया और कजाकिस्तान, इन दोनों ने यहाँ पर 87 रैंक सिक्योर करी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तजिकिस्तान, मॉरिस्तानिया और भारत, तीन कंट्रीज एक ही पायदान पर हैं। इसके अलावा नंबर 1 पे रहा जापान, नंबर 2 पे दो देश हैं, सिंगापुर और साउथ कोरिया, और नंबर 3 पे जर्मनी और स्पेन। ये टॉप 3 कंट्रीज है। इसके अलावा अगर बात करी जाए इस इंडेक्स में कितने देशों को जगह मिली है, तो टोटल 199 देशों को जगह मिली है, लेकिन पोजीशन मैक्सिमम 122 ही है। ऐसा इस वजह से कि एक एक पोजीशन पे मल्टीपल कंट्रीज हैं। लास्ट नंबर पे यहाँ पर अफगानिस्तान रहा है, सेकेंड लास्ट इराक, और उसके बाद थर्ड लास्ट सीरिया, और फोर्थ लास्ट पाकिस्तान। 109, 10, 11 और 12, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा अमेरिका की रैंक आपको पता होनी चाहिए, अमेरिका ने 7वीं रैंक यहाँ पर हासिल करी है। चाइना की रैंक भी आपको पता होनी चाहिए, चाइना ने 69th रैंक यहाँ पर हासिल करी है। और नेपाल के अगर बारे में बात करें तो नेपाल ने 106 रैंक हासिल करी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर एक पोस्टर भी इसका प्रॉपर शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन अंडर स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टॉप किया है। तो इस बार तमिलनाडु ने यहाँ पर टॉप किया है। अब समझिए इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत सरकार ने पूरे भारत भर में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए राज्य सरकारों को कुछ कुछ फंड एलोकेट किया था। तो कौन सी राज्य सरकार ने सबसे बेहतर फंड का यूटिलाइजेशन किया है, तो उसमें तमिलनाडु सरकार ने टॉप किया है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार रही है, और नंबर 3 पे यहाँ पर, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कौन सी सरकार रही है? अगर आपको पता है तो बताइए जल्दी से। इसके अलावा तमिलनाडु के लिए 4,333 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी, और सरकार ने जो यूटिलाइज करी है ये 3,932 करोड़ अभी तक यूटिलाइज कर लिया है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को 3,142 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी, और यूपी गवर्नमेंट ने 2,699 करोड़ की धनराशि यूज कर ली है। अगर टोटल बात करी जाए कि पूरे भारत में 100 शहरों के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित करी थी, तो केंद्र सरकार ने 30,751 करोड़ की धनराशि आवंटित करी थी, जिसमें अभी तक 27,610 करोड़ रुपए यूज किए जा चुके हैं सभी राज्य सरकारों के द्वारा मिलाकर। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 90% धनराशि यूज करी जा चुकी है अभी तक 100 स्मार्ट सिटीज के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने सभी रजिस्टर्ड कॉमर्स व्हीकल को वीएलटीडी और ईआरएसएस के साथ इक्विप्ड कर दिया है। वीएलटीडी का मतलब है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, और ईआरएसएस का मतलब है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। जब किसी भी व्हीकल में वीएलटीडी और ईआरएसएस लगा होता है, ये एक तरीके का डिवाइस है, तो उसकी मदद से आप पर्टिकुलर व्हीकल को ट्रैक भी कर सकते हो, और साथ में इमरजेंसी सपोर्ट भी उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये है हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार। जयराम ठाकुर सरकार ने राज्य के अंदर
टोटल 9,400 व्हीकल ऐसे हैं जो कि कॉमर्शियल व्हीकल, इन सभी व्हीकल्स को वीएलटीडी और ईआरएसएस से इक्विप्ड कर दिया है। इसका सीधा सा फायदा यह है कि हिमाचल प्रदेश के ये व्हीकल पूरे भारत भर में कहीं पर भी होंगे तो इनको ट्रैक किया जा सकेगा पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इतना ही नहीं, व्हीकल की चोरी भी बचाई जा सकेगी, इनको एक्सीडेंट से भी बचाया जा सकेगा और साथ में विमेन एंड चाइल्ड की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सकेगा। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है तमीम इकबाल। इन्होंने अभी हाल ही में T20 फॉर्मेट को अलविदा बोल दिया है। तो T20 से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। कौन सा देश के खिलाड़ी हैं? ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और ये बांग्लादेश वनडे इंटरनेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने T20 फॉर्मेट से अलविदा ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने चीता प्रोजेक्ट के लिए कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो चीता प्रोजेक्ट के लिए पहले भारत सरकार साउथ अफ्रीका के साथ पैक्ट साइन कर चुकी थी, लेकिन अभी हाल ही में नामीबिया के साथ भी एक पैक्ट साइन किया गया है। साउथ अफ्रीका से भारत में 12 चीते लाने की बात चल रही थी, 12 चीता, और नामीबिया से जो पैक्ट हुआ है इसमें 8 चीता का पैक्ट साइन हुआ है। तो टोटल 20 चीते भारत में लाए जाएंगे और ये सभी चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क, वहीं पर चीतों की ब्रीडिंग कराई जाएगी। आपको पता होना चाहिए भारत में इस टाइम पर एक भी चीता नहीं है। लास्ट टाइम 1952 में आखिरी चीता देखा गया था छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरियाज में, और वहीं पर उसको किसी ने हंट कर दिया था। तो 1952 के बाद से भारत में कोई भी चीता नहीं है। और ये जो डील है, ये डील साइन करी गई है एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो करीब करीब आप ये बोल सकते हो 70 साल से भारत में चीता नहीं है, तो अब इसकी ब्रीडिंग यहाँ पर कराई जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा गिर फॉरेस्ट में। गिर फॉरेस्ट गुजरात के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शेर है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो वर्ल्ड बैंक लोन देगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए, और ये लोन धनराशि जो है ये तय हुई है 1 बिलियन की, $1 बिलियन। इसको 2 टुकड़ों में वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा, 500 मिलियन एक बार में और 500 मिलियन दूसरी बार में। टोटल 1 बिलियन की धनराशि दी जाएगी। अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक में कुछ टाइम पहले ही जुनैद कमाल अहमद, क्या नाम है इनका? जुनैद कमाल अहमद, इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट के नए एमडी बनाए गए हैं विनायक पाई। क्या नाम है? विनायक पाई। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है इनका नाम है विनायक देश पांडे। विनायक देश पांडे पिछले 11 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर थे टाटा प्रोजेक्ट में, अब इनकी जगह विनायक पाई ने ले ली है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है दिनेश गुरुवर्धने। तो दिनेश गुरुवर्धने जो हैं ये कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं गुरुवर्धने। और श्रीलंका में राष्ट्रपति कौन है? तो रेनिल विक्रमसिंघे, अभी हम लोगों ने बात करी थी। ये श्रीलंका के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? दिनेश गुरुवर्धने 15वें प्रधानमंत्री बने हैं और रेनिल विक्रमसिंघे 9वें राष्ट्रपति बने हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इनकी पार्टी का नाम है, इसको बोलते हैं SLPP। क्या बोलते हैं? SLPP। और पूरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं श्रीलंका पोदुजना पेरामुना। क्या बोलते हैं? श्रीलंका पोदुजना पेरामुना पार्टी। अगला क्वेश्चन है, ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 के आधार पर भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? ओखला स्पीड टेस्ट का जो इंडेक्स है ये बताता है पूरे वर्ल्ड में हर एक देश के अंदर जो एक एवरेज इंटरनेट स्पीड है उसके आधार पर देश की क्या रैंकिंग है। तो भारत ने इस बार जून के महीने में 118वीं रैंक सिक्योर करी है। आपको ज्ञात रहे मई के महीने में भारत ने 115वीं रैंक सिक्योर करी थी। जून में 3 पायदान डिक्रीज हो गई है रैंक। भारत में एवरेज अगर बात करी जाए तो मोबाइल स्पीड जो मिलती है ये 14 Mbps मिलती है। कितनी?
14 Mbps एवरेज बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, अगर टोटल सबका एवरेज मिला लिया जाए तो। और अगर बात करी जाए ब्रॉडबैंड की, तो ब्रॉडबैंड में भारत में स्पीड मिलती है ऑन एन एवरेज 48.11 Mbps। सवाल ये उठता है कि टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है मोबाइल स्पीड में नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे। और नॉर्वे में जो ऑन एन एवरेज स्पीड मिलती है, मतलब हर एक व्यक्ति को मिनिमम, जो 126.96 Mbps। और इसी तरीके से अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे ब्रॉडबैंड में कौन रहा है, तो ये देश है चिली। चिली में ब्रॉडबैंड स्पीड ऑन एन एवरेज मिलती है हर एक व्यक्ति को मिनिमम 213.73 Mbps। अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स डे कौन सा दिन मनाया गया, तो आयकर दिवस हम लोग मनाते हैं 24 जुलाई को। और ये इसलिए मनाया जाता है 24 जुलाई को कि 24 जुलाई 1860 को पहली बार भारत में इनकम टैक्स की स्थापना करी गई थी। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। सर जेम्स विल्सन ब्रिटिशर है। सीबीडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना भारत में 1924 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे नितिन गुप्ता। क्या नाम है? नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत करी है, तो इसकी शुरुआत आसाम सरकार ने करी है। आसाम के अंदर मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा है, इन्होंने ही स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया है। अब इसका मेन मोटो ये है कि आसाम के अंदर जितनी भी एमएसएमई से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जितनी भी वीवर महिलाएं हैं, बुनकर हैं, जो कि ऐसे ऊन बनाती हैं या फिर कुछ भी बुनाई या कढ़ाई का काम करती हैं, उनके लिए एक स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। वो उस पोर्टल में अपने प्रोडक्ट की डिटेल डाल देंगी और उनका सारा जितना भी प्रोडक्ट होगा वो सब सरकार खरीद लेगी डायरेक्ट। यहाँ पर ध्यान रहे किसी भी मीडिएटर की बात नहीं हो रही है। हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार का कहना है कि आसाम के अंदर हर एक वीवर के द्वारा बनाया गया जितना भी प्रोडक्ट है सब डायरेक्ट सरकार खरीद लेगी। यह अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है सरकार की तरफ से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सेम उस तरीके के एमएसपी के लिए की तरह हो गया है। जैसे कि फूड ग्रेन्स में जब किसान अनाज उगाता है तो उसको एमएसपी सपोर्ट दिया जाता है ना, कि भाई आपका अनाज आपको बेचना है, आप जितना आप बेच पाओ बेच लो, अगर नहीं बेच पा रहे हो आप, तो मिनिमम जितना एमएसपी होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर सरकार तो आपसे खरीद ही लेगी। सिंपली यहाँ पर भी किया गया है। आसाम में गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो पेटीएम पेमेंट्स के सीईओ के रूप में नकुल जैन को अपॉइंट किया गया है। नकुल जैन यहाँ पर सक्सीड कर रहे हैं प्रवीण शर्मा को। पेटीएम की स्थापना 2010 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। और पेटीएम के चेयरपर्सन आप बोल सकते हो या फिर आप फाउंडर भी बोल सकते हो, ये हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है गूगल प्ले स्टोर के द्वारा अभी हाल ही में कौन से मैलवेयर का यूज करके 50 इन्फेक्टेड एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया गया है, तो गूगल प्ले स्टोर ने अभी हाल ही में जोकर नाम के मैलवेयर का यूज करके 50 इन्फेक्टेड एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया है। वो इस बिहाफ पर कि ये ऐसे एप्लीकेशन है जो कि लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, लोगों के लिए मैलिशियस हो सकते हैं, आपकी फाइल्स या डेटा थेफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर ने एक लिस्ट भी जारी करी है। ये है वो 50 एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशंस की लिस्ट में आप ज़्यादातर देखोगे तो आपको कीबोर्ड और मैसेजेस वाले एप्लीकेशन दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये सब आपके कीबोर्ड वाले एप्लीकेशंस हैं जो कि ज़्यादातर यहाँ पर वनरेबल डिक्लेयर किए गए हैं। ये सब कीबोर्ड के हैं। इसके अलावा आप देखोगे मैसेजेस वाले तो इससे भी ज़्यादा हैं, मैसेंजर या मैसेजेस वाले जो कि मैलिशियस डिक्लेयर किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मैसेजेस और कीबोर्ड वाले जो हैं इन्हीं को ज़्यादातर क्यों टारगेट में लिया गया है। इसका मतलब ये है कि देखिए, जब आपको किसी को स्पूफ करना होता है, जब हैकर्स को स्पूफ करना होता है, तो वो सबसे ज़्यादा या तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। वो ऐसे कीबोर्ड आपको बना के देते हैं कि उस कीबोर्ड से आप अपने अकाउंट की डिटेल जैसे ही फिल करोगे तो ये जो कीबोर्ड होगा ये हैकर के पास आपकी सारी डिटेल पहुंचा देता है। इसके अलावा एक्चुअली आपको पता नहीं लगता है कि आपको लगता है कि आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के ही कीबोर्ड पर काम कर रहे हो,
लेकिन वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है हैकर के द्वारा भेजा हुआ। आप उसके कीबोर्ड पे अपनी जानकारी डाल रहे हो और वो सारी जानकारी वो आसानी से देख पा रहा है। इसके अलावा मैसेजेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपकी ईमेल पे कई बार मैसेज आता होगा कि $1,00,000 आप जीत गए हो, या इतने डॉलर आप जीत गए हो, इतने पैसे जीत गए हो, आपकी एक लॉटरी लगी है, आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। एक्चुअली उसके पीछे ट्रोजन होते हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादातर आप इसीलिए मैसेजेस या फिर कीबोर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर देख पा रहे हो, जिनको गूगल प्ले स्टोर के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यात्री ड्रोन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वरुण। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो वरुण नाम का ड्रोन है, ये एक व्यक्ति को ले जा सकता है एक से दूसरी जगह पर। इसकी कैपेसिटी 130 केजी तक है, मतलब किसी व्यक्ति का वजन 130 केजी तक है तो ये उतना भार उठा सकता है, और ये एक बार में 25 किलोमीटर की रेंज तय कर सकता है। 25 किलोमीटर तय करने में इसे 25 से लेकर 33 मिनट तक का टाइम लगेगा। तो नाम है इसका वरुण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में FIH, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एक्टिंग प्रेसिडेंट इसके होंगे सईफ अहमद। क्या नाम है? सईफ अहमद। ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं अहमद साहब, और इन्होंने नरेंद्र बत्रा को सक्सीड किया है। नरेंद्र बत्रा काफी टाइम से FIH के प्रेसिडेंट की कमान संभाल रहे थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है और इनकी जगह सईफ अहमद लेंगे अब। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन चीफ के पद पर यह कार्यरत थे, ध्यान रखिएगा। और FIH की स्थापना करी गई थी 1924 में। इसका हेड क्वार्टर है लाउसेन। लाउसेन कहाँ पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके CEO हैं थेरी वेल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थेरी वेल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में JC डेनियल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं KP कुमारन। और KP कुमारन साहब कौन है? ये मलयालम फिल्म मेकर हैं, और ध्यान रखिएगा, फिल्म मेकर्स के लिए JC डेनियल अवार्ड केरल के अंदर हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। ये चीज ध्यान रखना, मतलब सिनेमा से जुड़ा हुआ केरल के अंदर ये सर्वोच्च सम्मान है। और इसके साथ 5 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। और इसके अलावा केरल के अंदर इस टाइम पे पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और आज का दिन तो हो गया, मैंने आज एक बैच खत्म कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन कल और परसों 28 और 29 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों दिन मैंने क्विज रखा है आपके लिए। कल 3 बजे मैं करंट अफेयर का क्विज लूंगा और परसों 3 बजे मैं इकोनॉमिक्स का क्विज लूंगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करना चाहते हो, ये जो करंट अफेयर है इसमें मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आपका रिवीजन होगा, और इकोनॉमिक्स में मैं आपसे काफ़ी सारे PYQs पूछूंगा। तो इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लीजिए। क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप कोड डालेंगे Varun777। बस इतना ध्यान रखिएगा, और दोनों के लिंक पर जाके एक बार क्लिक करके बस रजिस्टर करना है आपको, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी पर 20% ऑफ का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट ऑफर 29 तारीख तक है। Varun777 कोड की मदद से आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो और सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आमतौर पर नॉर्मल डेज में 10% का डिस्काउंट होता है, लेकिन इस टाइम पर फ्लैट 20% चल रहा है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। बाकी बायोलॉजी का मेरा बैच चल रहा है, करंट अफेयर का फुल बैच चल रहा है, स्टैटिक जीके का भी न्यू बैच आने वाला है। इन सभी को आप प्लस में अवेल कर सकते हो। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो, और बाकी के करंट अफेयर भी मैं जल्द से जल्द आपके कवर करा दूंगा। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।